तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिटी पास फॉर दिस इज मैं योर कमेंटेटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करने बिकॉज कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारा कंफ्यूजन चलता है कि सर हम यहाँ से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं हमें बोर्ड्स भी अटेम्प्ट करना है, हमें सीयूटी भी अटेम्प्ट करना है, तो ये दोनों चीजें साथ ही साथ में कैसे लेके आगे बढ़े, क्या इनमें चीजें कॉमन होने वाली, क्या डिफरेंसेस होने वाले हैं। तो आज का ये डिस्कशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीयूटी वर्सेस बोर्ड्स में अगर हम कॉमर्स टीम के, तो सर ये वाली चीज पे ना डिस्कशन करते हैं एंड यहां पे बहुत डेप्थ में जाएंगे, हाउ टू अटेम्प्ट एंड एनालाइज द बेस्ट रिजल्ट, कैसे हम इन पेपर को अटेम्प्ट करें, पेपर अटेम्प्ट करने का क्या अप्रोच होना चाहिए और कहीं ना कहीं इन दोनों एग्जामिनेशन में अपने बेस्ट रिजल्ट को कैसे जनरेट करें। आज का ये सेशन इन चीजों पे बात करने के लिए यहां पर मैं लेके आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले कि ये सेशन जरूरी क्यों है भाई। तो कहीं ना कहीं आज आपकी मेंटल स्टेट जो है इस तरह की चल रही है कि भाई बहुत टेंशन में चल रहे हो कि कहीं ना कहीं सर सीयूटी का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, बोर्ड का एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है, सिलेबस में कुछ कुछ चीजें चेंजेस हैं, वहां पर कुछ अलग सब्जेक्ट्स भी एक्स्ट्रा पढ़ने आपको, जीटी या इंग्लिश की बात करें तो डेफिनेटली डेफिनेटली ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट कहीं ना कहीं माइंड में एक चीज तो चल रही है सर कि योर नेक्स्ट 90 डेज डिसाइड योर नेक्स्ट 3 years, यानी कि ये जो सेशन है इसकी इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। समझना कि आज से यहां पर 90 डेज की जो बात करें हम लोग, तो ये 90 डेज आपके डिसाइड करेंगे कि आपके अगले 3 साल कैसे होंगे। बिकॉज आप सबको पता है कि आज अगर हमें ग्रेजुएशन करना है और एक कॉलेज में एंट्री मानी है तो डेफिनेटली सीयूटी का स्कोर बेस्ट टू बेस्ट जनरेट करना पड़ेगा और उससे पहले बीच में एक बोर्ड्स नाम का भी हर्डल है जिसको बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आगे पार करना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों एंड देखते हैं यहां पर सबसे पहले कि यार सीयूटी वर्सेस बोर्ड्स व्हाट्स द करेक्ट कोर डिफरेंसेस। ठीक है, व्हाट्स द कोर डिफरेंसेस, यानी कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर कि अगर बोर्ड्स को लेकर डिस्कशन करें तो कुछ चीजें आपको एनीहाउ भी पता होनी चाहिए कि भाई यहां पर जब बात सीयूटी की होती है एंड बोर्ड्स की होती है तो सबसे पहले डिस्कस होता है कि भाई बोर्ड्स का पेपर जो वो डिस्क्रिप्टिव होगा, स्टेप वाइज फॉर्मेट होता है, यानी कि अकाउंटेंसी की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें तो आप मार्क्स फुल तभी ले पाओगे जब आप डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा आंसर फ्रेम करोगे। द थिंग इज कि आपको फॉर्मेट भी यूज करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में तो ग्राफ यूज करने पड़ेंगे, केस स्टडी के अंदर एनालिसिस करना होगा, कंक्लूजन लिखना होगा। तो एक अप्रोच तो ये डिफरेंट हो गई जो कि सीयूटी में देखने को नहीं मिलता है, वहां पर आपका एमसीक्यू बेस हो जाता है। तो यहां पे हमने बोला रिक्वायर द प्रेजेंटेशन एंड फॉर्मेट्स, यानी बोर्ड्स में एक जो डिफरेंस सबसे बड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू सीयूटी के अंदर कि यहां पर प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे फॉर्मेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज मार्किंग अगर आपको क्रैक करनी है, स्टेप्स वाइज जो अपन बात करते हैं स्टेप वाइज की मार्क्स लेकर के आपको आना है तो डेफिनेटली इन चीजों पे काम करना पड़ेगा। देन डायग्राम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देन फ्लो चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, ग्राफ हो गया, ये हमेशा बोर्ड्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वाइल लाइक आंसरिंग क्वेश्चन। जब भी आप अपना आंसर फ्रेम करें किसी भी क्वेश्चन का, चाहे 3 नंबर का हो, चाहे 4 नंबर का हो या 6 नंबर की बात हो। देन बच्चा इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है कि आपको डेप्थ में जाना है और डेप्थ में जाकर के आपकी अंडरस्टैंडिंग को रिप्रेजेंट करना है आपकी कॉपी के अंदर, ताकि जो इंटरप्रेट कर पाओ आप बेसिकली डिटेल मैनर में। कोई भी चीज अगर आपको एक्सप्लेन करनी होती है तो डेफिनेटली वहां पर आपका जो डायग्राम है, ग्राफ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि आप अपनी जो कॉन्सेप्ट है उसको बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सको। तो बोर्ड्स में यहाँ पे प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन अगेन बच्चा नॉलेज प्लस राइटिंग स्किल्स। अब आता बहुत कुछ है बट लिखना नहीं आता, या फ्रेम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, या राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की हुई है, आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, इन पे अगर आपने काम नहीं किया है, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो भी मार्क्स लूज हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग एक चीज है, यानी नॉलेज एक चीज है, बट अगेन उस नॉलेज को अपनी कॉपी पे उतारना, जितना पूछा गया है, जिस मार्किंग स्कीम से आपसे पूछा गया है उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से आपको आंसर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन बच्चा टेस्ट अंडरस्टैंडिंग प्लस एक्सप्रेशन, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला कि आप कितना कॉन्सेप्ट समझते हो और उस कॉन्सेप्ट को समझने के साथ एक्सप्रेस कैसे करते हो कॉपी के अंदर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है और ये टोटली डिफरेंट है बिल्कुल सीयूटी से। बिकॉज सीयूटी में ये चीजें बिल्कुल कॉमन नहीं है, बस एक अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, बट इसकी प्रेजेंटेशन हो गया, फॉर्मेट हो गया, डायग्राम हो गया, ग्राफ बनाना हो गया, या आंसर राइटिंग की बात हो गई, ये सब चीजें सीयूटी में देखने को मिलती है। सीयूटी में क्या कोर डिफरेंस हो जाते हैं कि भैया आपको ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। यहां पे क्या मैटर करता है, यहां की रिक्वायरमेंट क्या है। वेल यहां पर अगर हम बात करें तो प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है बोर्ड्स की, बट व्हेन इट कम्स टू सीयूटी तो यहां पर बच्चा आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए कि भाई 60 मिनट के अंदर 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर पाओ, स्पीड अच्छी खासी हो। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कम वर्ड्स के साथ तो क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है, कॉन्सेप्चुअल पूछा जाता है, क्वेश्चन के लैंग्वेज टफ होती है, तो कहीं ना कहीं अगर स्पीड को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं तो एक्यूरेसी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो अगेन बच्चा ये चीज का ध्यान रखना है कि अपन को स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी पे भी काम करना है। देन कॉन्सेप्ट रिकॉग्निशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है बिकॉज आपको समझ में आता है कि भाई 50 क्वेश्चंस करने हैं मुझे और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स बार
बार बार स्विच होते जाएंगे। कभी जैसे हम अकाउंटेंसी की बात करें, कोई क्वेश्चन कैश फ्लो का है, कोई क्वेश्चन एडमिशन का आ गया, बीच में शेयर का क्वेश्चन आ गया, तो बार बार हर क्वेश्चन के साथ साथ आपका माइंड जो है डिफरेंट चैप्टर डिफरेंट टॉपिक पे स्विच करता है। तो आपकी कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाने चाहिए सही टाइम पर। अगर बहुत टाइम लग रहा है रिकॉल करने में या याद ही नहीं आ रहा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट हुआ तो बनता हुआ क्वेश्चन छूट जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है सीयूटी की, समझ लो भाई। देन आगे बात करें हम लोग हाई कंपटीशन रैंक बेस। अब इतनी सारी चीजों के बाद यहां पर तो परसेंटेज है भाई, 90 लेकर के आ गए, 94 लिया है, 95 लिया है, तो यहां पे तो परसेंटेज मैटर करता है। एज सच कंपटीशन वहां पे नहीं है, बट यहां पे आपको पता है कि एक क्वेश्चन गलत जाने का मतलब आपकी रैंक बहुत पीछे हो जाती है। रैंक पीछे हो जाने का मतलब हो सकता है कट ऑफ लिस्ट क्रैक कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वन क्वेश्चन, जस्ट बिकॉज ऑफ टू क्वेश्चन, कहीं ना कहीं उस कॉलेज का कट ऑफ आप क्रैक नहीं कर पाए। सो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है सीयूटी की अगर हम बात करें, क्योंकि यहां पर एक क्वेश्चन भी मिस्टेक अगर होता है, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होती। आंसर अगर सी था, आपने कुछ भी सोच के बी मार्क कर दिया तो आपके 5 नंबर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। देन टेस्ट प्रेसिजन मोर देन द प्रेजेंटेशन। यहाँ पे प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता। आप अगर आंसर सी निकालते हो और आप उसको रफ वर्क में शॉर्ट में करके निकाल देते हो, छोटा छोटा कैलकुलेशन करके निकाल देते हो, बिना फॉर्मेट के आप प्रैक्टिस करके आए हुए हो, आपको जब सीयूटी की आपने पढ़ाई करी स्पेशल फॉर्म में, जब आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की, तो वहां पर आपने बहुत ज्यादा बिना फॉर्मेटिंग के कैसे आंसर निकाला जाता है, अगर सब चीजों की प्रैक्टिस करके आए हो, तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन तो जरूरत है नहीं, क्योंकि आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होगा, आपके क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन होंगे, उनको मार्क करना है। अब वो सी आंसर आपने कैसे निकाला है, रफ वर्क में थोड़ा कैलकुलेशन करके निकाला है, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बना के निकाला है, वो डिपेंड आप पे करता है। प्रेजेंटेशन यहां पर 0 है, इज इट? तो ये सारी चीजों का बहुत 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 ध्यान रखा जाता है जब हम वाइल प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन, जब हम बोर्ड्स एंड सीयूटी को साथ में लेके चलते हैं। तो कोड डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया सीयूटी और बोर्ड्स का क्या है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कि भैया अपन ये पे समझे कि बोर्ड्स एंड सीयूटी में क्या क्या चीजें अपनी, अब डेप्थ की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, तो यहां पर हम समझेंगे कि बोर्ड्स की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो बोर्ड्स बिल्ड कैसे होगा। अगर हम बोर्ड्स को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किन चीजों का थॉट हमें माइंड में क्रिएट करके चलना है। तो हमने बोला बोर्ड्स में बच्चा कॉन्सेप्चुअल डेप्थ जाना पड़ेगा, देन राइटिंग डिसिप्लिन, देन आंसर फॉर्मेट मास्टरी एंड द स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग। तो ये आपके बोर्ड को बिल्ड करता है। यानी अगर आपने बोर्ड्स का टारगेट बनाया हुआ है कि मुझे 95% लेकर के आना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट को आपको समझना होगा। यानी कि बोर्ड में आपके 95% तभी अचीव होंगे जब आपकी कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, आपका मतलब डेप्थ में आपका पूरा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल की आपकी क्लैरिटी होगी। देन वी कैन से दैट कि राइटिंग का डिसिप्लिन, देन आंसर फॉर्मेट मास्टरी जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, और स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग, इज इट? तो यहां पे ये चीज इंपॉर्टेंट है। बट व्हेन इट कम्स टू सीयूटी बच्चा, तो सीयूटी में फास्ट रिकॉल, ट्रिकी एमसीक्यू सेक्शन, यानी अगर हमने एमसीक्यू को, यानी हर चैप्टर के बेसिकली डेप्थ में जाके एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व नहीं किए, ट्रिकी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज के साथ डिफिकल्ट लैंग्वेज वाले एमसीक्यूज आपने नहीं किए प्रैक्टिस, और हर टॉपिक से नहीं किए, तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। देन बच्चा एलिमिनेशन प्लस लॉजिक, बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस में से अगर सपोज हमें एक ऑप्शन मार्क करना होता है, ऑब्वियस एक ही ऑप्शन मार्क करना होता है, तो वो 3 ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी आना चाहिए कि भाई अगर इसका आंसर सी है तो बाकी 3 क्यों नहीं है। या किसी क्वेश्चन में आप फंस जाते हो तो आप 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट डायरेक्टली कर पाओ। ये अप्रोच भी सीखनी होती है, क्योंकि ये भी आपके सीयूटी में सक्सेस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइम मैनेजमेंट अंडर प्रेशर। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो प्रीवियस ईयर के एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं सीयूटी के अंदर, वो बाहर आके यही बोलते हैं कि सर पेपर तो आता था, बट कहीं ना सर हम फंस गए थे 3-4 क्वेश्चन में, इसकी वजह से हमारे 5 क्वेश्चन रह गए। तो बच्चा सबसे खराब अगर पेपर जाता है ना, तो यही वाला जाता है जहां पे आपको ये बोलना पड़ता है कि यार हमें आता तो था, बट हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज ऑफ कि टाइम खत्म हो गया था। तो टाइम खत्म होने का मतलब क्या है कि आपने पहले से ही 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस की ही नहीं थी। तो ये आपके लिए इशू बन जाएगा, ये आपकी प्रॉब्लम बन जाएगा आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर हमने यहां पर 100% का ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है, तो ये चीजों पे काम आपको करना पड़ेगा, तभी आप सीयूटी के लिए अपने आप को रेडी कर पाओगे। यहां पर आप बोर्ड्स में 95 का टारगेट कर रहे हो, तो इन चीजों पे काम करना पड़ेगा ताकि आप बोर्ड्स में अपने 95% के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाओ। ठीक है, सो चलिए और बात करते हैं इन दोनों ही एग्जामिनेशन के अंदर कि हाउ टू अटेम्प्ट सीयूटी पेपर इफेक्टिवली, और इस चीज पे थोड़ा सा काम डिस्कस और देखा जाएगा कि सीयूटी के पेपर को इफेक्टिवली अगर आपको अटेम्प्ट करना है, तो कुछ 3 टिप्स मैं आपको देना चाहूंगा यहां पर। वो 3 टिप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट्स, तो भाई ये ध्यान रखिएगा कि आपको ये बस ये सोचना स्टार्टिंग में अगर आप पेपर देने जा रहे हो और आप ये पहले डिसाइड करके जा रहे हो कि भाई मुझे 50 क्वेश्चन एनी भी करके आने, भाई आप सबको बताया कि सीयूटी के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है कि जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि वो एक्यूरेट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं सोच के कहता पूरे 50 करने, करना तो है ही ऑब्वियस है,
वो हमारी प्रायोरिटी है। बट द थिंग इज कि ऐसा भी ना हो कि ज्यादा क्वेश्चन करने के चक्कर में आप बिल्कुल गलत गलत किए जा रहे हो कि भाई मुझे 50 क्वेश्चन एनी हाउ अटेम्प्ट करने हैं और कुछ भी मार्क कर दिया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर 40 सही गए 10 गलत गए तो इसका मतलब क्या है, 10 क्वेश्चन के नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से 10 नंबर आपके और लूज हो जाएंगे। तो हमेशा प्रायोरिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि एक्यूरेसी ओवर अटेम्प्ट से ज्यादा प्रायोरिटी आपकी एक्यूरेसी की होनी चाहिए कि भाई जितने क्वेश्चन मैंने किए, अगर मैं 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूं तो ये 40 क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक्यूरेट है। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन के चक्कर में वो 40 में से 10 क्वेश्चन गलत कर दिए, अब वो 50 क्वेश्चन करना था 10 में से और 2 गलत कर दिए तो भाई 12 क्वेश्चन गलत हो गए। ये नहीं करना है। अगर हमने सपोज 40 कर दिए हैं तो मुझे ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि 40 तो बिल्कुल सही है एनी हाउ भी, ठीक है। दैन बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, क्यों ऐसा मैंने बोला कि एक्यूरेसी ज्यादा प्रायोरिटी रखनी, मतलब एक्यूरेसी को ज्यादा प्रायोरिटी रखनी है आपको एज कंपेयर टू बेसिकली अटेम्प्ट्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे बोला जाता है नेगेटिव मार्किंग मेक्स गेसिंग डेंजरस, कि गैसिंग को अगर आप लोग प्रायोरिटी बना लेते हो या गैसिंग करने की कोशिश करते हो बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर, तो ये नेगेटिव मार्किंग आपको बहुत नेगेटिव डेंट देता है। इज इट? तो चलिए नेक्स्ट पे अगर हम चलें तो एलिमिनेशन मेथड, रिमूव टू रॉन्ग आंसर, चूज बिटवीन टू ऑप्शंस। तो ये सीयूटी के पेपर को अटेम्प्ट करने का एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि जब भी आप किसी क्वेश्चन में जाते हो सबसे पहले कोशिश ये करो, और होता है हमेशा हर क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल रिलेट नहीं कर रहे होंगे, तो आप वो 2 हटा दो, फिर 2 जो बचे रहे उसमें से देख लो कि भैया आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या मैच कर रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड को हमेशा रखो। अगर आपका मन आपको एक आंसर दे चुका है तब भी कोशिश करो कि आप एक बार क्रॉस चेक मार लो कि भाई ये आंसर अगर बी मेरा कंफर्म है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, तो ये 3 चीजें तो नहीं है ना, क्यों नहीं है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये एलिमिनेशन आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। थर्ड टिप आपके लिए होगी बच्चा टाइम डिवीजन, कि 40% डायरेक्ट नॉलेज एंड 40% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड 20% ट्रिकी लेंथ क्वेश्चंस होंगे। ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका टाइम डिवीजन होना चाहिए, और ये इसी टाइम डिवीजन के बेसिस पे पेपर का पैटर्न सेट किया जाता है कि भैया 40% तो ऐसे क्वेश्चन होंगे डायरेक्ट होंगे। अब इसका मतलब क्या है? मतलब 50 में से 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो बिल्कुल थ्योरेटिकल होंगे या डायरेक्टली किसी एनसीईआरटी के बॉक्स से आ रहे होंगे, जहां पे आपने क्वेश्चन पढ़ा, ऑप्शन देखा, मार्क कर दिया, तो ये टाइम आपका सेव करेगा। ये आपको पहले से क्लियर रखना है कि भाई कुछ क्वेश्चन ऐसे मुझे मिलेंगे एग्जाम में जो मुझे डायरेक्टली मार्क करने, देन उसके बाद 40% एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। 40% का मतलब फिर 20 क्वेश्चन आपके सॉल्व करने वाले हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल हो सकते हैं या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं। एंड जो लास्ट 10 क्वेश्चंस की मैं बात करूं वो ट्रिकी और लेंदी, यानी 10 क्वेश्चन आपको ये भी मान के चलना है कि अगर ये 10 क्वेश्चन में मैं फंस गया तो मेरा पेपर बिगड़ सकता है। तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस भी आपको एग्जामिनेशन देखने मिलेंगे। ये पेपर का पैटर्न है और ये पेपर के पैटर्न को माइंड में पहले से लेके चलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े बच्चा, तो हाउ टू एनालाइज योर पेपर बोर्ड्स एंड प्लस सीयूटी। तो बच्चा जब हम बोर्ड्स एंड सीयूटी की बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने पेपर को एनालाइज करोगे, तो कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि एरर, यहां पर सिंपल भाई एरर डायग्नोसिस यानी कि इंप्रूव स्ट्रैटेजी की बात हो रही है, देन ट्रैक प्रोग्रेस की बात हो रही है। तो बच्चा कॉन्सेप्ट एरर, सिली मिस्टेक्स, टाइम मिस मैनेजमेंट एंड मिस रीडिंग डेटा क्वेश्चन। तो यहां पर बच्चा आपको समझना है कि यहां पे जो गलतियां होती है, एरर्स कहां पे होते हैं, तो आपको ये समझना है इन एरर्स से बचने के लिए कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं करना है अपन को, सिली मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है, अवॉइड करना है। एंड ये दोनों जगह पे काम आता है, बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों के अंदर। इफ यू वांटेड टू एनालाइज योर पेपर, कि जब आपने मान लो सपोज पेपर कंप्लीट कर लिया या आप सैंपल पेपर पहले लगा रहे हो, तो बेसिकली आपको उन सैंपल पेपर से, उन पेपर से क्या सीखना है या किन चीजों का ध्यान रखना है कि ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल एरर नहीं होना, सिली मिस्टेक, देन टाइम मिस मैनेजमेंट और मिसलीडिंग डेटा क्वेश्चन की भी ध्यान रखना है कि अगर कुछ ऐसा डेटा जो आपको मिसलीड कर रहा है, कभी कभी रेशियो निकालना होता है, उसमें 6 चीजें दे दी जिसमें से 3 चीजों की जरूरत ही नहीं थी आपके आंसर निकालने की, और हम परेशान है कि भाई ये 6 चीजें तो 6 चीजें कहीं ना कहीं तो यूज होंगी, तो ये मिसलीड नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बच्चा इंप्रूवमेंट स्ट्रैटेजी की बात है कि रीराइट इनकरेक्ट आंसर बोर्ड्स में एंड रीअटेम्प्ट रॉन्ग एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन सीयूटी। यानी जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड आप अपने पेपर को एनालाइज कर रहे होते हैं, सैंपल पेपर को या आपकी बहुत सारे मॉक टेस्ट को, तो एग्जामिनेशन यानी बोर्ड्स की एग्जाम में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आंसर राइटिंग जरूर देखनी है कि भैया मैंने क्या आंसर दिया था, आंसर क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो आपको जो आंसर्स आपके गलत जाते हैं आप उसको दोबारा लिख के देखिए कि क्या अगर इसका आंसर में ये लिखता फुल मार्क्स मिल जाते, तो आपने बोला डेफिनेटली सर इस चीज को मैं इंप्रूव करते हुए जा रहा हूं। यानी प्रॉब्लम यही है कि एग्जामिनेशन आपका फाइनल एग्जाम है एंड उससे पहले जो आप बहुत सारे सैंपल पेपर्स ये सारी चीजें लगा रहे होते हो, तो इसकी इंपॉर्टेंस होती है कि बच्चा आप अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लो एंड उन प्रॉब्लम्स को टाइमली रिमूव कर लो। तो जब आप बोर्ड्स के लिए करें तो आप अपने इनकरेक्ट आंसर को वापस से लिखने की कोशिश करें, और जब आप सीयूटी की प्रैक्टिस करें तो जो भी आपके एमसीक्यूज गलत जाते हैं तो आपको ट्राई करना है कि उसका एक्सप्लेनेशन आपको पता हो कि भाई मैंने बी मार्क किया था, अगर इसका आंसर सी है सो व्हाई, व्हाट इज द रीजन बेसिकली। तो ऐसे मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो आपको आंसर्स के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देन थर्ड है बच्चा
ट्रैक प्रोग्रेस की बात हो रही है कि मेंटेन अ सिंपल लॉग, चैप्टर डन, रिपीटेड मिस्टेक्स, टाइम टेकन एंड स्कोर ट्रेन। तो यानी आपके पास एक प्रॉपर एक ऐसी छोटी बुक होनी चाहिए जिसमें आप ये मैथ कर लो कि भाई कितने आपने सैंपल पेपर लगाए, कितनी मिस्टेक्स हो रही हैं आपकी, कितने चैप्टर्स आपके डन हो गए। यानी आपको एक ट्रैक प्रोग्रेस तो बनाना पड़ेगा कि भाई आज आप कहां पर हो, इस मंथ में आपने कितने सैंपल पेपर्स लगाए, कितने चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्या चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो उसके बाद आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो कितनी हो रही हैं, क्या मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके रिमूव कर लिया है। इस मंथ मैंने 25 मिस्टेक ढूंढी अकाउंट्स में, जो मुझे शायद मैं मान के चल रहा था आता था वो चैप्टर, और वो 25 मिस्टेक निकली है जस्ट बिकॉज कि मेरे आंसर्स गलत हुए। तो अब मैंने उन 25 मिस्टेक को ठीक कर लिया। इज इट बच्चा? तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो बच्चा, द अल्टीमेट स्ट्रेटजी वन प्रिपरेशन टू एग्जाम। अब सर थोड़ा सा इजी कर दो हमारे लिए, तो मैंने बोला भाई ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि आप लोग दोनों एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले हो, डेफिनेटली होने वाले हो। तो अब कुछ ऐसी चीजें जो कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी दोनों एग्जामिनेशन में आपके लिए काम आएंगी, तो ये चीज आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कॉमन बेस कॉन्सेप्ट, यानी कि भाई एनसीईआरटी अगर आप 90% सीयूटी डिमांड करता है, 100% बोर्ड डिमांड करता है। यानी एनसीईआरटी अगर आप पूरा पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी आप पूरा पढ़ रहे हो, तो बच्चा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एनी हाउ भी आपके वो दोनों एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द बिगेस्ट वेपन। यानी अगर आप बोर्ड्स में स्कोर की बात कर रहे हो, एनसीईआरटी में स्कोर की बात कर रहे हो, दोनों ही जगह पर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी जो है ना वो आपके लिए सबसे बड़ा हथियार होगा आपका आपके एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आप ये लेके नहीं पहुंचते हो तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं लॉस फील करोगे। और अगर आपका ये वाला हथियार रेडी है, शार्प है बिल्कुल, तो फिर किसी भी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम मचा देंगे अपने एग्जामिनेशन के अंदर। नेक्स्ट है बच्चा हमारा कि डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स, बोर्ड्स में सैंपल पेपर प्लस राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, है ना, ये ध्यान रखिएगा। दैन बच्चा सीयूटी के अंदर पीवाईक्यूज, टॉपिक एमसीक्यूज एंड मॉक टेस्ट ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यानी कि अगेन कॉन्सेप्ट अगर आपका बिल्ट हो चुका है तो इन दोनों चीजों को आप बहुत एग्रेसिवली अटेम्प्ट कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट को और शार्प कर सकते हो। एक लास्ट कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहूं यहां पर कि इस बात का ध्यान रखिएगा भाई कि अल्टीमेट स्ट्रेटजी में कंक्लूजन क्या होगा भाई, कि अगर हमें सीयूटी वर्सेस बोर्ड्स की अगर हम बात करें यहां पर कि दोनों ही हमें क्रैक करना है और दोनों में अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है, दोनों एग्जामिनेशन में जो हमने टारगेट सेट किया उसको अचीव करना है, सो फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा स्टडी एनसीईआरटी। ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए कि आज से ही एनसीईआरटी को बहुत डेप्थ में जाकर पढ़ना चालू कर दो। सैंपल पेपर की प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट सीयूटी के लिए, एंड यू ऑटोमेटिकली प्रिपेयर फॉर बोथ बोर्ड्स प्लस सीयूटी टुगेदर। यानी साथ ही साथ में आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए कि आज आपने एक टॉपिक एक चैप्टर भी कंप्लीट किया है तो वो आपके बोर्ड्स एज वेल एज सीयूटी दोनों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इससे बेस्ट क्या ही हो सकता है भाई। तो ये बेस्ट चीज थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले, यानी कि कंक्लूड करने से पहले मैं आपको बता दूं यहां पर कि सर ये सारी चीजें सर इसलिए बता रहे हैं आपको ताकि आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो बोर्ड्स के लिए, जितनी मेहनत आप कर रहे हो सीयूटी के लिए, सब कुछ आपके लिए कंबाइनली कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बढ़ाने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। और जो एक कॉमन थॉट है आपका कि यार मुझे अपने 3 साल जो आगे की ग्रेजुएशन है ना वो बेस्ट टू बेस्ट कॉलेज से करने हैं, वो कॉमन जो थॉट है इन दोनों ही एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के जरिए आप बिल्कुल अचीव करने वाले हो। ठीक है, सो ऑल दो इन सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में। बट अगर 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 ये सेशन में आपको बहुत मजा आई, सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड यू हैव टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि उनको भी ये क्लैरिटी मिल जाए कि भाई टेंशन घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो बोर्ड्स एंड सीयूटी दोनों में हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट जनरेट करवाएगा। सो अभी के लिए नहीं, थैंक्स सो मच अगेन, बाय बाय।